नमस्कार मित्रों। आज के व्याख्यान तेजिंदर शर्मा की कहानियों में विषय वैविध्य भाग 2 में आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन। अपने पिछले वक्तव्य में हमने तेजिंदर जी की कुछ कहानियों के वर्ण विषयों के बारे में बात की। ये जाना कि जिस तरह से उनकी कहानियों के विषयों में हमें वैविध्य मिलता है, छोटी से छोटी घटना को वो अपनी कहानियों के केंद्र में रखते हैं और किस प्रकार से बहुत साधारण सहज ढंग से वो घटनाओं को विकसित करते हैं, पात्रों का चयन करते हैं, पात्र हमें अपने जाने पहचाने लगते हैं, अपने आसपास के लगते हैं। अभिव्यक्ति का पक्ष भी उनका उतना ही सहज और सरल है। आज के वक्तव्य में हम उनकी कुछ अन्य कहानियों को लेकर बात करेंगे। अभिशप्त कहानी रजनीकांत विदेश में रहकर वहाँ की संस्कृति से तालमेल नहीं बिठा पाता। अपने से 3 साल बड़ी स्वच्छंद प्रकृति की पत्नी निशा से भी उसका उतना आत्मीय संबंध नहीं बन पाता जितना पति पत्नी के मध्य होना चाहिए। निशा बेटे को भी अपनी सभ्यता और संस्कृति में ढाल लेती है। दोनों एक ही घर के छत के नीचे रहते हुए भी अजनबी की तरह आपस में व्यवहार करते रहते हैं। उनके मध्य पति पत्नी संबंध भी केवल नाम का रह जाता है। उसमें स्नेह, मर्यादा, अपनापन, सम्मान कुछ भी तो दिखाई नहीं देता। इस अकेलेपन से उभरा अजनबीपन, पीड़ा, संत्रास, कुंठा में घिरा हुआ रजनीकांत अपने गांव और वहां की संस्कृति को याद करता रहता है। तेजिंदर जी ने लिखा, अपनों से विलग होकर असहनीय पीड़ा को व्यक्ति अंदर ही अंदर महसूस करता है और प्रत्येक स्थिति को नियति मानकर भोगने के लिए अभिशप्त हो जाता है। स्त्री और पुरुष दाम्पत्य जीवन में गाड़ी के उन 2 पहियों के सदृश हैं जिनमें आपस में तालमेल होना अनिवार्य है। विश्वास, समर्पण, सम्मान के बिना ये संबंध अपनी गहराइयों को छू नहीं सकता। पितृसत्तात्मक समाज में शुरू से ही पुरुष स्त्री पर एक अधिकार की भावना रखता है। उसे ऐसा लगता है कि वह साम दाम दंड भेद से स्त्री पर अपना वर्चस्व स्थापित करे। स्त्री का अपना कोई व्यक्तिगत अस्तित्व है जो केवल उसका निजी है, इसे वह समझ नहीं पाता। आज स्थिति और गंभीर हो गई है क्योंकि वैवाहिक संबंध अर्थ पर आकर केंद्रित होते जा रहे हैं और इसीलिए उनमें बिखराव, अलगाव या विच्छेद की स्थिति जितनी जल्दी हम देख रहे हैं, पहले के समय में उतनी नहीं दिखाई देती थी। तेजिंदर जी के कथानक वायवीय नहीं हैं, काल्पनिक नहीं हैं। वे इसी समाज के आईने हैं। हमारे आसपास कई ऐसे दंपति हमें मिल जाएंगे जो अपने अपने अहंकार में जकड़े होने के कारण एक खूबसूरत से संबंध का अंत कर देते हैं। आज पढ़ी लिखी नारी सक्षम है, समर्थ है। वो नौकरी करके आत्मनिर्भर हो सकती है।
अपना पालन पोषण कर सकती है और इसलिए वह अन्याय नहीं सह सकती। स्वयं अपना रास्ता तय करने का निर्णय ले लेती है। क्रमशः कहानी। इस कहानी में रेखा और प्रमोद विवाह के शुरू में एक दूसरे से खुश थे, किंतु घर में बुआ जी का आना मानो विपत्ति लेकर आता है। रेखा को निरंतर कम दहेज लाने के लिए ताने दिए जाते हैं। उसके द्वारा किए जाने वाला हर कार्य कमियों से भरा हुआ होता है। ये जताने में बुआ जी को 1 मिनट भी नहीं लगता। इतना ही नहीं, गर्भावस्था में उसे नौकरी करने के लिए बाध्य किया जाता है। पति भी प्रेम से बोलना मानो भूल गए थे। यहाँ तक कि उसके अभिभावकों के लिए भी जाने अनजाने वे अपशब्द कह देते हैं। रेखा जब और अधिक अपमानित होना सहन ना कर सकी तो वह स्वयं अपने पति से अलग होने का निर्णय ले लेती है। कथांत में बेटे के जन्म की सूचना उसमें ससुराल से तगड़ा माल मिलने की आशा पुनः जागृत कर देती है। महानगरों में दंपति अपने संबंधों के मध्य आई रिक्तता को भरने के लिए एक ऐसी संस्कृति को जन्म दे रहे हैं जो उन्हें केवल अंधकार में ही धकेल रही है। अपनी रागात्मक इच्छाओं को शांत करने के लिए वे उचित अनुचित को नहीं देखते। आज जीवन मूल्य भी बदल गए हैं। स्वार्थ, स्वसुख कामना इतनी प्रबल हो गई है कि संबंधों की गर्माहट, संबंधों में आत्मीयता कहीं खो गई है। तेजेंद्र जी ने अपनी कहानियों में इन्हीं खोए मूल्यों को तलाशने का प्रयास किया है। श्वेत श्याम। इस कहानी में फौजी हेमंत और उसकी सहधर्मिणी संगीता को लेखक ने कथा वस्तु बनाया है। पति की अन्यत्र पोस्टिंग और अनुपस्थिति में आई रिक्तता को संगीता रंगीन पार्टियों से भरने लगती है। पति की आय से अपने सपनों को साकार न कर पाने पर मिसेस कोहली के उकसाने के कारण वह 5 सितारा होटल में अपनी देह के साथ समझौता करने से भी पीछे नहीं हटती। पैसे की चकाचौंध उसके दृढ़ संबंधों को कमजोर करने लगते हैं। भारत की भूमि में जन्मे और संस्कारित कहानीकार को संगीता का यह व्यवहार अनुचित लगता है। अतः वे कहानी में अप्रत्याशित मोड़ लाते हैं। मिसेस कोहली संगीता को कुमार के पास भेजती हैं। श्वेत वस्त्र पहने संगीता जब घृणित कार्य करने के लिए कुमार के कमरे में पहुंचती है तो सामने अपने देवर को देखकर आत्मग्लानि से भर उठती है। वह सोचती है कि वह हेमंत का सामना कैसे करेगी। वस्तु स्थिति से अवगत होने पर उसके पति की उसके प्रति क्या प्रतिक्रिया होगी। कहानी का शीर्षक संगीता की वेशभूषा और उसके कार्य के विरोधाभास को पूर्ण रूप से रेखांकित करने में समर्थ रहा है। दाम्पत्य संबंधों में पति पत्नी के मध्य स्नेह, विश्वास से भरे मधुर संबंध
परिवार की नींव को एक ओर मजबूत करते हैं, वहीं उनके मध्य उत्पन्न वैचारिक मतभेद हिंसा, अविश्वास, व्यभिचार उनके बीच के संबंधों को विषाक्त बना देते हैं। ये व्यक्ति विशेष पर निर्भर करता है कि वो अपने संबंधों को किस प्रकार से बनाए, उन्हें पूरा करे। अगर छोटी छोटी बातों पर हम तर्क वितर्क करना छोड़ दें, अगर अपने बीच विश्वास स्नेह को बनाए रखें, तो कोई कारण नहीं है कि परिवार को एक मजबूत नींव मिल पाए। पत्नी प्रेम के वशीभूत होकर हर कठिनाई को सह लेती है, किंतु जिस व्यक्ति के कारण वह पराये लोगों को अपना मानती है, जब वो ही उसका शारीरिक या मानसिक शोषण करने लगता है, तब वह स्त्री ना केवल टूटती है, टूटकर बिखर भी जाती है। तरकीब कहानी की नायिका समीना को अपने पति अदनान से कभी प्रेम या सम्मान नहीं मिलता। पति की गाली और मार खाते 25 साल बीत जाते हैं। अदनान उसे सिर्फ औरत या उसकी सेवा करने वाली नौकरानी मानता था। वह कहता है, बस एक ही बात समझता था कि पत्नी का काम है घर की देखभाल करना, बच्चे पैदा करना, बिस्तर में पति को सुख देना और हमेशा अपने पति का एहसानमंद रहना कि वो उसका ध्यान रखता है। सकीना पति से अलग कुछ सोच नहीं पाती थी। वह उसकी सभी बातें आंख बंद करके मानती चली जाती थी, किंतु उसके जीवन में एक क्षण ऐसा भी आया जब उसकी सहन शक्ति ने और सहने से मना कर दिया। उसे लगा इस जीवन से कहीं अच्छा है तलाक लेकर अपना स्वतंत्र जीवन जीना, जहां उसके अस्तित्व की पहचान हो सके, वे अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले सके, चाहे परिणाम उन निर्णयों का कोई भी हो, पर कम से कम उसे इस बात की संतुष्टि तो होगी कि उसका जीवन उसका है, वो जैसे चाहे उसे अपनी तरह से चला सकती है। ओवरफ्लो पार्किंग। इस कहानी में पति पत्नी के वैचारिक मतभेद संबंधों में कड़वाहट खोल देते हैं। भारतीय मूल का कथानायक अपने परिवार के साथ लंदन आकर बस जाता है। उसकी पत्नी उसे किसी काम के लिए प्रोत्साहित नहीं करती। नायक को अपना विवाह धीरे धीरे नीरस लगने लगता है। दोनों में किसी भी तरह का सामंजस्य दिखाई नहीं देता। कथानायक सोचता है, बेसुरी तो उसकी शादीशुदा जिंदगी भी है। वे दोनों कभी एक ही सुर में नहीं बोलते। एक दूसरे से शिकायत दोनों को है, किंतु समाधान दोनों में से कोई नहीं ढूंढने का प्रयास करता। यहाँ तक कि मित्र की पत्नी के अंतिम संस्कार में जाते समय भी उनमें विवाद छिड़ जाता है। इतना ही नहीं, पार्किंग में गाड़ी पार्क करने की जगह न मिलने पर उसकी पत्नी उसे ताने देने लगती है। जब से तुम्हारे साथ शादी हुई है ना, मेरी तो पूरी जिंदगी ही फंस गई है। इस तरह के वाद विवाद उन दोनों के मध्य होते रहते थे। ये विवाद भी इतना बढ़ जाता है कि पत्नी अकेले ही गाड़ी लेकर घर चली जाती है। कल फिर आना।
इस कहानी में रीमा और कबीर के दाम्पत्य जीवन को रचनाकार ने अंकित किया है। रीमा कबीर से 13 साल छोटी थी। उम्र का यह अंतराल दोनों के मध्य वैवाहिक दूरी उत्पन्न कर देता है। रीमा चुपचाप अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाती रहती है, अपनी इच्छाओं को मारती रहती है। एक दिन रीमा अपनी सखी सीमा से मिलने जाती है और कबीर जल्दी घर आ जाता है। घर में रीमा को ना पाकर वह क्रोध में सारे दरवाजे अंदर से बंद कर लेता है। परिणामतः रीना पूरी रात बाहर ठंड में व्यतीत करती है। ये किस प्रकार का संबंध था, जहां पत्नी को बिना बताए अपनी सखी से मिलने की भी आजादी नहीं थी, या उसका बिना बताए जाना क्या इतना बड़ा अपराध था कि पति उसे पूरी रात घर से बाहर व्यतीत करने के लिए बाध्य करे? ये बात सोचने के लिए विवश कर देती है। तेजेंद्र शर्मा जी एक सजग कथाकार हैं। उनकी रचनाओं में परिवर्तित होते भारत को सहजता से अनुभव किया जा सकता है। किराए का नर्क, श्वेत श्याम, सिलवटे इसी प्रकार की कहानियां हैं। तेजेंद्र जी अपने समय से जुड़े हुए कथाकार हैं। वे चारों ओर हो रहे परिवर्तनों पर पैनी दृष्टि रखते हैं, समसामयिक घटना चक्रों को समझते हैं और उन्हें अपनी रचनाओं में लिपिबद्ध करते हैं। उनकी कहानियां जमीन से जुड़ी हुई कहानियां हैं। कहीं पर भी कल्पना की ऊंची उड़ान हमें दिखाई नहीं देती। उनकी कहानियां प्रवासी भूमि में रहने वाले रचनाकार की अपनी जड़ों से जुड़े रहने का एक सशक्त दस्तावेज है। देह की कीमत, चरमराहट, अभिशप्त, एक बार फिर होली इसी प्रकार की रचनाएं हैं। टेलीफोन लाइन, पासपोर्ट का रंग, तिबड़ी टाइप, भंवर, इन कहानियों में समय लगातार भारत और इंग्लैंड की संस्कृति, सभ्यता और समय में घूमता रहता है। भारतीय स्त्री पुरुष के संत्रस्त जीवन के प्रति लेखक की सहानुभूति अभिव्यक्त करती ये कहानियां भारतीय जीवन की विडंबनाओं के साथ ही उनका समाधान पाने की आकांक्षा से संयुक्त है। नई दहलीज कहानी इस दृष्टि से अपने आप में एक अविस्मरणीय कहानी है, जहां हिंदू और सिखों के बीच उत्पन्न धार्मिक सामाजिक विभेद और सिख युवक और हिंदू युवती के घर वालों के विरोध के कारण प्रेम विवाह के उपरांत जब उनके घर में लड़का पैदा होता है तो किस प्रकार से सारी नफरत की दीवारें टूट जाती हैं, इसे लेखक ने बहुत सहज ढंग से लिपिबद्ध किया है। सारा आक्रोश स्नेह और प्रेम में बदल जाता है। मुंबई के आवास के लिए की गई जद्दोजहद का परिणाम इनकी कहानी ईंटों का जंगल है। तेजेंद्र जी की कहानियां स्त्री पुरुष संबंधों के विविध इंद्रधनुषी रंगों से सजी हुई कहानियां हैं। इनमें जाति,
परिवेश, संकीर्णता, संवेदनहीनता से ऊपर उठकर मानवता की बात की गई है। तेजेंद्र जी ने अपने अनेक पात्रों के नाम नरेन रखे हैं, क्योंकि नरेन का अर्थ है ऐसा राजा जो प्रजा की स्तुति, निंदा सब ग्रहण करता है। इस नाम के पात्र के रूप में वे स्वयं भी यदा कदा अपनी कहानियों में हमें विद्यमान दिखाई देते हैं। तेजेंद्र जी खुद से बाहर की कहानियां नहीं लिखते। नवयुग तथा धुंधली सुबह, इन दोनों कहानियों में उन्होंने साहित्यिक समाज की विडंबनाओं को बहुत सुंदर ढंग से उभारा है। धुंधली सुबह कहानी सामाजिक उद्धार की बड़ी बड़ी कहानियां लिखने वाले लेखकों के व्यक्तिगत धरातल पर अनैतिक और पतनशील आचरण की स्याह तस्वीर हमारे सामने प्रस्तुत करती है। नवयुग कहानी लेखक संपादक की स्थिति की विडंबनाओं पर तंज करती है। मुझे मुक्ति दो, इस कहानी में लेखक ने स्त्री विद्रूपता पर चोट की है। कैंसर कहानी उन्होंने अपनी पत्नी को केंद्र में रखकर लिखी है। तेजेंद्र जी की पत्नी इंदु जी की मृत्यु कैंसर से हुई थी। यही बीज विचार इस कहानी का केंद्र बना। वस्तुतः लेखक ने उन्हीं विषयों पर लिखा जिन पर उनकी कलम स्वाभाविक रूप से चली है। इन्होंने साहित्यिक विमर्शों और चर्चाओं को अपना वर्ण विषय कभी नहीं बनाया। स्वाभाविकता इनकी कहानी की सबसे बड़ी विशेषता है, और यही विशेषता इन्हें रचनाकारों की भीड़ में अलग करके खड़ा करती है। लेखक की भाषा पर अगर हम बात करें तो इन्होंने सरस रोचक भाषा का प्रयोग किया है। इनकी भाषा पात्रानुकूल है, पात्रों की शैक्षिक योग्यता पर आधारित है। भावानुसार इन्होंने उर्दू, पंजाबी, अंग्रेजी के शब्दों को भी अपनी भाषा में लिया है। व्यंगकार ज्ञान चतुर्वेदी कहते हैं, तेजेंद्र शर्मा के पास किस्से भी हैं और किस्सा गोई भी। भाषा से खेलना भी उन्हें बढ़िया आता है। उर्दू, हिंदी के लोक भाषा तथा प्रवासी हिंदी भाषी की अपनी अंग्रेजी और हिंदी का सटीक इस्तेमाल करके वे छुटीले संवाद बनाते हैं, और कहानी की भाषा में वह रवानगी कायम रखते हैं जो पाठक को कथा से बांध कर रखती है। कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी भाषा में उन सभी शब्दों का चयन किया है जो उनकी भावाभिव्यक्ति में सहायक सिद्ध हुए हैं। इन कहानियों की प्रस्तुति पाठक को प्रारंभ से अपने आकर्षण में बांध देती है। शुरू में किसी सूत्र का सिरा देकर उसके दूसरे सिरे की रहस्यात्मकता को बनाए रखते हुए अपनी बहती भाषा के बलबूते पर पाठक को अंतिम बिंदु तक सहज रूप में ले जाती ये कहानियां, जहां उसे शुरुआती सिरा मिल जाता है वहां लाकर छोड़ देती हैं। पाठक
उस कथा लोक से एक अलग अनुभव लेकर बाहर आता है। इतनी सहज, संवेदनाओं से भरी हुई, दिल को कहीं अंदर तक छू लेने वाली कहानियां, ये तेजिंदर जी की कहानियों की विशेषताएं हैं। कई कई कहानियों के विषय गंभीर हैं, किंतु गंभीर विषय वाली कहानियां भी पाठक को उबाती नहीं हैं। ग्रीन कार्ड, रेत के शिखर, उड़ान, ईंटों का जंगल, काला सागर, कड़ियां, रिश्ते, प्रतिबिंब, दंश, ये सभी ऐसी रचनाएं हैं जिन्हें पाठक बार बार पढ़ना चाहता है। एक बार पढ़ने से उसका मन नहीं भरता। उनकी कहानियों में एक और हमें तत्सम शब्द, स्वर्णिम, अंतर्मन, अकाट्य, सशक्त, प्रतिरोध, आलिंगनबद्ध मिलते हैं, तो तद्भव शब्दों, ऊहापोह, जानकारी के साथ ही देशज शब्द, रेवड़ भी इधर उधर बिखरे हुए दिखाई देते हैं। पंजाबी होने के कारण इनकी भाषा में पंजाबी शब्द भी दिखाई देते हैं। उर्दू के कानूनन, वाहियात, हासिल, फिराक, तलाश, ज़हमत शब्दों को इन्होंने बहुत सहजता के साथ अपनी कहानियों में समाहित किया है। शब्द युग्म अगर हम देखें तो गंदे गलीच, चहल पहल, कूट कूट कर आदि का भी इन्होंने प्रयोग किया है, जिससे इनकी भाषा में गति आई है। मुहावरों और सूक्तियों से भी इनकी भाषा सजी हुई है। मुहावरों को देखिए, मिट्टी का शेर, खाते पीते घर, भाग्य खुलना। इसके साथ ही इन्होंने सूक्ति वाक्यों का बहुत सुंदर प्रयोग किया है। केवल भावुकता जीवन नहीं है, जीवन है एक ठोस सच्चाई। इनकी सूक्तियां हमें ठहर कर सोचने के लिए विवश करती हैं। अंग्रेजी के शब्दों का बाहुल्य है, स्कूटर, मोटरसाइकिल, ड्राइवर, कॉलम, सरप्राइज, प्रमोशन, डार्लिंग इत्यादि। इस तरह से हम देखते हैं कि कथ्य की तरह ही इनकी भाषा भी अपने पाठकों को मोह लेती है। अगली बार हम इनकी और कुछ कहानियों के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।